सुशील कुमार पांडे कान्हा जी को फिर मिला सपा के जिला प्रवक्ता का दायित्व। पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने मनोनयन पत्र सौंपा। बलिया टीडी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व शिक्षक नेता सुशील कुमार पांडे कान्हा को समाजवादी पार्टी का जिला सचिव व प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने गुरुवार को उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। सुशील कुमार पांडे 1993 में टीडी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। इसके बाद जिले की शिक्षक राजनीति में मजबूत दखल रखते हैं। सपा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने प्रवक्ता का मनोनयन पत्र सौंपते हुए कहा कि छात्रों व शिक्षकों के लिए संघर्ष में सदैव आगे रहने वाले सुशील कुमार पांडे कान्हा जी को समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता का दायित्व देते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। कहा कि मैं और कान्हा टीडी कॉलेज के छात्र संघ में अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में छात्र जीवन में एक साथ रहे। अब मुख्यधारा की राजनीति में भी एक ही विचारधारा से जुड़े हैं। उम्मीद जताई है कि ये पार्टी की रीतियों नीतियों अनुरूप कार्य करेंगे, जिससे पार्टी का विकास होगा। गौरतलब है कि सुशील पांडे कान्हा जी इसके पहले भी जिला प्रवक्ता का दायित्व निभाते रहे। उनके पुनः मनोनयन से पार्टीजनों में हर्ष है। मैं इस समय बलिया जनपद के यहाँ के स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता और यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी इनको नया पद मिली है, उनसे हम जानना चाहते हैं पहले इनका परिचय, उसके बाद जी आपका नाम। जी सुशील कुमार पांडे उर्फ कान्हा जी, जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बलिया। सर, जो आपको पद मिली है तो इसकी आप जिम्मेदारी कहाँ तक उत्पीड़ित समझेंगे? ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी ने जो हमको जिम्मेदारी दिया है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा ताकि बलिया जनपद के गरीब कमज़ोर तबके के लोग और जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, सबकी आवाज़ को मैं पार्टी की आवाज़ बना करके और ऊपर तक पहुँचाऊँ। सर, अभी देश में लॉकडाउन चला, अभी अनलॉकडाउन फर्स्ट फेज चल रहा है, तो इसको लेकर के आपकी पार्टी क्या इसका देखने का क्या है, नजरिया क्या है? देखिए, ये जो लॉकडाउन हमारे देश में चला, ये पूरी तरह से अनियोजित था और ये पूरी तरह से असफल हुआ। ये तो हम लोग भी देख करके अब हंसी आ रही है इस निर्णय पे कि जब हमारे देश में 400 से 500 मरीज थे तो एकाएक हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय जी आए और एकाएक कहे कि कल आज 12 बजे रात के बाद देश में लॉकडाउन रहेगा। देश में अगर कोई कहीं इलाज कराने के लिए गया है, कहीं दर्शन करने के लिए गया है, कहीं घूमने के लिए गया है, सब जहाँ के तहाँ फंस गए। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ये नहीं सोचे कि जो बच्चे पढ़ने गए हैं, जो लोग इलाज कराने बड़े बड़े शहरों में गए हैं, वो लोग फिर वापस कैसे आएंगे। जिसका कारण ये हुआ कि लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तो लॉकडाउन खूब ठीक चला, लेकिन जब लोगों की परेशानी बढ़ने लगी, लोग खाने के बिना मरने लगे और लोग तड़पने लगे, तो आप देखें, आप ही लोगों के चैनल पर ही हम लोग देखे आखिर लोग पैदल ही दिल्ली और बम्बे से हजारों किलोमीटर दूर तक सफ़र करके पैदल और अपने घर को जाने के लिए विवश हुए। और उसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोग इस देश में रास्ते में मर गए। कोई ट्रेन के नीचे आकर के मर गया, कोई डंपर के नीचे आकर के मर गया, कोई बस के नीचे आकर के मर गया। और अगर सड़क पे जाता था कि हम रोड पकड़ करके जाएंगे तो पुलिस का डंडा उसका पीछा करता था, और अगर रेलवे लाइन पकड़ करके जाता था तो ट्रेन के नीचे दब करके मरता था वो गरीब और वो मजदूर। दूसरी दुर्भाग्य हमारे देश में कि हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का मजदूर हमारे ही देश में प्रवासी कहा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो प्रवासी नहीं है। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि वो हमारा भाई है, हमारे घर का बेटा है, वो हम ही को मजबूत बनाने के लिए, हम ही को सुखी करने के लिए वो दूर गया है हमारे देश में अन्य जगहों पर कमाने के लिए। वो मेरा भाई है, वो प्रवासी नहीं। सर, ये जो भी कई लोग बेरोजगार हुए हैं, इसको लेकर के आपकी पार्टी का क्या मतलब कहना है, और मतलब आपकी पार्टी इसके लिए क्या मतलब कुछ उठाइए कदम? देखिए, हम तो पहले ही कहे कि ये अनियोजित और ये असफल लॉकडाउन था। अभी आप इसका परिणाम कम देख रहे हैं। यह सरकार इस परिणाम को छुपा रही है। देश में
बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग अपने वर्करों को की छटनी कर रहे हैं। आप चूँकि मीडिया से जुड़े हैं, मुझे जो जानकारी है, आपको हमसे अधिक जानकारी होगी कि बड़े बड़े जो मीडिया घराने थे, जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां थी, वो अपने एजेंसियों से भी अपने जो वर्कर्स हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनको भी वो बाहर निकाल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है। अभी देखिए 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई, हमारी जानकारी में जब परीक्षा हुई थी उसकी, तो इसी इलाहाबाद के अंदर STF ने एक FIR किया कि पेपर लीक हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर उसी STF को, और उसमें FR लग गया। जो हमको जानकारी है, हो सकता है हमारी जानकारी अधूरी हो, लेकिन जो हमको जानकारी है कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गया है उसके STF के द्वारा कि नहीं ये सही हुआ है, और फिर उसी STF को यही माननीय मुख्यमंत्री जी जांच दे रहे हैं। जब वो STF एक बार असफल हो गई, तो क्या इस बार सफल होगी? हमारी चूंकि सरकार नहीं है, लेकिन हम बेरोजगारों की आवाज़ हमेशा सड़क से लेकर के और सदन तक समाजवादी पार्टी उठाएगी, और इस देश के बेरोजगार नौजवानों के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और जब हमारी सरकार बनेगी 2022 में, और जो निश्चित है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे 2022 में, और इन लोगों के कुकर्मों की वजह से जनता उब चुकी है। जनता तो चुनाव की तिथि देख रही है, कब जब चुनाव हो कि हम समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव, जो प्रदेश में एक मिसाल है विकास के, उन्होंने जो काम किया है, कोई भी मुख्यमंत्री उतने कम समय में काम नहीं कर पाएगा। आप देखिए, बलिया जनपद की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत राष्ट्र के उद्देश्य की बात नहीं करूँगा, लेकिन बलिया की बात करूँगा कि आज़ादी के बाद पिछले जो अखिलेश यादव का 5 वर्ष की सरकार थी, जितना काम बलिया में हुआ उतना कभी काम नहीं हुआ था। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय अखिलेश यादव जी का ही देन है। उसके बाद वो स्पोर्ट्स कॉलेज जो पूर्व में बन रहा है, जो चंद्रशेखर जी के परम आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम पे बन रहा है, वो अब स्पोर्ट्स कॉलेज अखिलेश यादव देन है। गंगा पे इतना आधुनिक और उतना बड़ा पुल, एशिया स्तर का पुल बन गया है, बनकर तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ईर्ष्यावश उस पुल को चालू नहीं करा रहे हैं। घाघरा में चांदपुर के पास एक बहुत बड़ा पुल जो बिहार को जोड़ेगा, उसके बाद दरौली घाट सिकंदरपुर में एक पुल, ये अखिलेश यादव की देन है। बलिया में इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, ये सब अखिलेश यादव की देन है। आज तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव के ही किए हुए काम का लगभग 3 बरस बीत गए, फीता काट रहे हैं। इनका तो कोई, अगर ये काम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, या भाजपा के जो आला नेता हैं, बलिया में अगर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने दिनों में यह काम किया है, तो जो कहे सो। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। लॉकडाउन में पूरा देश तबाह है, सब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? तो राम मंदिर बनवाने के चक्कर में। हम लोग चूंकि राम मंदिर, हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भगवान राम देवता हैं, इष्ट हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भगवान राम ओट की सीढ़ी हैं, ओट के देवता हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए इष्ट देव हैं। यही हमारे अनुमान है। सर, एक अंतिम सवाल है आपसे। सर, आप एक शिक्षक भी हैं, और इस समय लखनऊ शिक्षा महाविद्यालय से ऑनलाइन शिक्षा पैटर्न चल रहा है, और हमको मतलब देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ लगभग 40% ऐसे भी लोग हैं, बच्चे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा कैसे है पहुँचती? सर, एक और बात हम लोग को देखने को मिल रही है। सर, शिक्षा को देश में बहुत ही जरूरी और उच्च दिया जाता है दर्जा, और शिक्षा को करके बंद, और यहाँ आबकारी का शराब का दुकान खोलेगा, इस पर आपका क्या है? देखिए, आप जो ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे देश में है, ये ऑनलाइन शिक्षा बड़े बड़े लोगों के लिए, गरीब जो दोनों वक्त की रोटी के लिए परिश्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके घर एंड्रॉयड और महंगे फ़ोन नहीं। ये जो प्राइवेट विद्यालय हैं,
उनके दबाव में, क्योंकि जितने प्राइवेट विद्यालय हैं वो किसी न किसी धनपशु के हैं, पैसे वाले लोगों के हैं, उनके दबाव में सरकार यह कर रही है। आप एक तरफ देखिए कि हिंदुस्तान की ट्रेनें बंद हैं, हिंदुस्तान की हवाई जहाज बंद है, सब कुछ बंद है, और आप अभी कह रहे हैं कि अभी आप उसको नज़दीक से, हम चूँकि आप ही कहे मैं अध्यापक हूँ, प्रतिदिन विभाग द्वारा कोई न कोई सूचना मांगी जा रही है। हमारे अध्यापक इस कोरोना की महामारी में बलिया जनपद में, अन्य जनपदों की तो मैं नकाई नहीं रखा हूँ, लेकिन बलिया जनपद में हमारे अध्यापक रेलवे स्टेशन से लेकर के और रोडवेज तक दिन रात ड्यूटी की है, लेकिन उनके लिए कोई बीमा की पॉलिसी नहीं थी, उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हम डॉक्टर तो है नहीं, हम अध्यापक हैं, वो अध्यापक हैं, लेकिन उनको फ्रंट लाइन पे ड्यूटी कराया गया। हम कहते हैं कि आप ड्यूटी कराइए, ड्यूटी से अध्यापक नहीं भाग रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन पे उसको मत रखिए, उसको क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में रखिए, उसको पिछली लाइन में रखिए, क्योंकि वह मेडिकल का जानकार नहीं है। अगर कुछ हो जाता है उसको, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। जैसे मेडिकल के वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका अलग से बीमा हुआ है, कोविड के ड्यूटी के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन अध्यापक को तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई सुविधा मिली नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ाई की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, गरीब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास ऐसे महंगे फ़ोन नहीं है। मुश्किल से आप 40% कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि 15 से 20% भी ऐसे छात्र नहीं होंगे जहाँ एंड्राइड फ़ोन हो। दूसरी बात कि यहाँ के नेटवर्क के बारे में आप परिचित हैं, अभी आप बात करेंगे तो तब फिर तुरंत फ़ोन कट जाता है। जो सुदूर इलाके में हैं गांव, और ऐसे भी हमारा बलिया जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है, जो सुदूर इलाके में है, जो बिहार के बॉर्डर पर है, गंगा उस पर है, घाघरा उस पर है, वहाँ कौन सा नेटवर्क काम करेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे? और वो छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का, वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ पाए? अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।